2015 से लेकर के 2026 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे के सारे इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। जो आगे मैं बताने वाला हूं चैप्टर ना, उसी से 2027 के परीक्षा में सारे क्वेश्चन हिंदी के बनेंगे। क्योंकि मैंने जो है ना पिछले 10 से 11 साल के क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ये सारे सिलेक्टेड चैप्टर लाए हैं बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी के, जो आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से हिंदी के एग्जाम में आप जो है ना 90 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, सिर्फ मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ करके। ग्रामर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपको बेसिक ग्रामर कंप्लीट है तो। क्या ऐसा कौन कौन चैप्टर है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और पता है सभी को हम जो है ना सारा पात्र के नाम, थोड़ा मोड़ा कहानी का इंट्रोडक्शन देते चलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा ना आपको आसानी हो जाएगा और आप एग्जाम में जाइएगा ना तो चैप्टर के जैसे ही नाम देखिएगा आपको याद आ जाएगा कि इस चैप्टर में आखिर हुआ क्या था। इसके अलावा हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे और हाँ एक और बेनिफिट हम लास्ट में बताएंगे, तो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और हाँ बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि भैया हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो है ना सिर्फ एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर आपके पास कम समय है या फिर आप वैसे चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है, तब ये वीडियो खास करके आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियरली तौर पर बता दिए हैं, और आगे भी जैसे एसएसटी, साइंस या फिर मैथ और संस्कृत के कहाँ मिलेगा ये भी हम चीजें आपको बता देंगे। ठीक है, तो सर मेरा नाम है प्रीतम भैया, आप अभी देख रहे हैं एग्जाम एक्स नंबर 1 बिहार बोर्ड का चैनल है एंड सारे स्टेट्स बोर्ड का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं ना कि पहला जो चैप्टर है जिसको लिखे हैं भीमराव अंबेडकर जी। कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर जी। नाम है चैप्टर का सम, विभाजन और जाति प्रथा। इसमें किस तरीके से आदमी का जो काम होता है, पेशा होता है, काम होता है, वर्क होता है, कैसे एक कास्ट के रीजन से उसको बदल दिया जाता है, कास्ट के आधार पर परिभाषित कर दिया जाता है, इस चैप्टर में ये पढ़ने को मिलेगा आपको। जैसे इसमें जो है ना अप्राकृतिक विभाजन, यानी प्राकृतिक तौर पे नहीं, अप्राकृतिक तौर पे, कि अगर वो दूसरा कास्ट है, अगर छोटा कास्ट है तो उसको छोटे कास्ट के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा कास्ट है तो उसको बड़े कास्ट के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में जो भीमराव अंबेडकर जी है, जो हमारे संविधान के निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो बताइएगा कि संविधान जो है ना कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो भारत का संविधान है कब प्रकाशित हुआ था, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताइएगा। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ था और टोटल कितने दिन में तैयार हुआ था ये भी कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों को याद होगा, आपने 8 या 9 क्लास में जरूर पढ़ा होगा अगर पढ़ करके 10th में आया तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखना है। और इसके अलावा देखिए पेशा चुनने का अपना अधिकार नहीं देता है। अगर कोई, हम आपको बताए ना, अगर बनिया है तो उसको खरीद बिक्री का ही मतलब उसको वर्क दिया जाएगा, चमार है तो उसको चमड़े का काम ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से उसको जाति के आधार पर क्या होते हैं ना कि जो पेशा होते हैं, काम होते हैं, वर्क होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। तो चैप्टर में बेसिकली इसी चीज को बताया गया है। कहते हैं भाईचारे का मिश्रण कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि जैसे दूध और पानी, जैसे आपने देखा होगा कि जो गाँव वगैरह में होते हैं वो क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं ताकि जो है ना आधा लीटर दूध का 500 ml दूध का क्या करे, 1 लीटर दूध बना सके। 1 लीटर तो नहीं बनेगा है ना, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर तो नहीं बनता है, मतलब थोड़ा सा दूध में पानी मिलाता है। तो आपको पता चलता है जब दूध में पानी मिला दिया जाता है तो पता चलता है कि इसमें पानी मिलाया है कि नहीं, नहीं, थोड़ा मोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ पनगर है, मतलब पानी इसमें डाला गया है, बाकी आप ऐसे नहीं पता लगा सकते। अब चलिए दूसरा चैप्टर को चलते हैं जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। और वेटेज के बात किया जाए तो लगभग इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर का वेटेज आपके रहते हैं, 7 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम वेटेज भी बताते चलेंगे। नेक्स्ट है 20 के दांत, जिसको लिखे हैं कौन, नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नलिन विलोचन शर्मा जी 20 के दांत लिखे हुए हैं। अब 20 के दांत एक प्रकार के कहानी है, किस तरीके से जब घर में बेटियां रहता है, किसी के घर में अगर ज्यादा बेटी हो जाए तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस अलग रहते हैं। ठीक है, जो नियम कानून होते हैं ना उसके लिए अलग होते हैं, और वही बेटे के लिए अलग नियम कानून रहते हैं। बेटे अगर 10 बजे रात के भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की अगर है तो अगर मार्केट जा रही है तो अगला 1 से 1.5 घंटा के अंदर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन अमीर चाहे गरीब सभी के घर में होते हैं। बहुत सारे अब तो खत्म हो चुके हैं लेकिन पहले ज्यादा थे। ठीक है, कि जो इसमें एक कहानी है 20 के दांत, इसमें कहते हैं कि किस प्रकार से अगर अमीर कोई घर का लड़का है उसके अंदर किस प्रकार से एक छवि रहता है खराब बना हुआ कि हम अमीर है, हमसे सब दब के चलेगा, इस तरीके से इस चैप्टर में बताए गए हैं।
आगे इस कहानी में आपको चर्चा मिलेगा कि जिस तरीके से कासू के लिए नियम कानून थे, उस तरीके से उसकी जो कासू की बहनें थे, सोफाली नाम था, आरती नाम था, सीमा नाम था, उनके लिए अलग था। उनके घर पर एक नौकर काम करता था, ठीक है, जो नौकर काम करता था उसका एक बेटा था जिसका नाम था मदन, ठीक है। मदन थोड़ा बदमाश किस्म का था और लड़ाकू झगड़ा करने वाला था। तो एक दिन मदन क्या होता है ना, अपने दोस्तों के साथ गली में लट्टू खेलते रहता है। उस समय जाता है ये जो कासू है, ठीक है, कासू जाता है और कहता है लट्टू मेरे को खेलने के लिए दो। अब नहीं देता है मदन। इस पर जो है ना वो सबको झगड़ा हो जाता है। तो बच्चा थोड़ी जानता है कि अमीर का बच्चा है कि गरीब का बच्चा है। वो मार करके क्या करता है, कासू का दांत एक तोड़ देता है। इसी में कहता है कि जो 20 का दांत है उसका टूट गया। तो इस प्रकार से कहानी है। बाकी हम सारे चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको 10th का टोटल कंप्लीट सारे सब्जेक्ट A to Z कंप्लीट कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम लोग का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या चैप्टर का नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसको लिखे हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं एक बहुत ही प्राकृतिक कहानी कह सकते हैं। जब पहले हम लोग थे तो क्या करते थे, जो जानवर था, क्योंकि हम लोग पहले क्या रहते थे, पहले क्या हम लोग रहते थे, मतलब एक मनुष्य के तौर पर इस तरीके से हम लोग पहले रहते थे, गुफा उफा में रहते थे, है ना, पत्थर का हथियार वगैरह बना करके पहले हम लोग अपना जुगाड़ वगैरह करके काम चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग को नॉलेज होते गया, हम लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन जो हमारा प्राकृतिक है वो तो नहीं बदल सकता ना। हम लोग भले ही दिमाग से आगे बढ़ चुके हैं, नॉलेज लेकर के आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो प्राकृतिक है वो कभी नहीं बदल सकता। प्राकृतिक पहले भी पर्वत था, आज भी पर्वत है, पहले भी पानी था, आज भी पानी है, पहले भी जंगल था, आज भी जंगल है। तो प्राकृतिक अपना कोई चीज को विनाश खुद में खुद नहीं करती। तो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जैसे पहले हम लोग नाक का जो नाखून है उसका यूज क्या करते थे, जानवर को या किसी से लड़ाई हो गया तो उसको हार्म पहुंचाने के लिए करते थे, ठीक है, हम उसको पहुंचा सके, हानि उसको पहुंचा सके, इसलिए अपने नख का यूज करते थे। फल को नोचने के लिए या फिर कोई चीज को खाने के लिए नख का हम लोग यूज करते थे, नाखून का यूज करते थे, नेल्स का। तो ये चीज है ना। तो अब तो मान लीजिए हम लोग चम्मच या फिर और बहुत सारे चीज का उपयोग करने लगे, तो हमारा नाखून का यूज अब नहीं होता है। लेकिन आज भी प्राकृतिक हमें याद दिलाती है कि पहले तुम भी जानवर के समान थे, पहले तुम्हारा नख हुआ करता था, लेकिन आज जो है ना लोग शौक से काटने लगे हैं। इस चैप्टर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही टोटल चीज बताते हैं, क्योंकि लेखक का बेटी जो है ना, लेखक का जो बेटी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक है इस चैप्टर का, इसका बेटी एक दिन पूछते हैं कि पिताजी बताइए आपकी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी पर एक टोटल चीज आपको चर्चा बताई गई है, ठीक है, टोटल चीज। चलिए नेक्स्ट जानेंगे बहादुर। बहादुर एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। जब हम 10th क्लास में थे ना तो इस चैप्टर को बहुत बार पढ़ते थे, लिटरली बता रहे बहुत बार, मतलब बार बार गेन है गेन, ठीक है, पढ़ाई इसको हम करते थे, ठीक है। इसका लेखक है कौन, अमरकांत। क्या है जी, इसका लेखक है अमरकांत। अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि जैसे एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, उसकी माँ है और उसके पिताजी है। तो वो जो है ना भैंस वगैरह चराने का काम करता है। क्या चराने का काम करता है, भैंस की गाय, अगर किसी को याद होगा तो बताइएगा, ठीक है, भैंस वगैरह चराने का काम करते हैं। अब एक दिन उसकी माँ जो है ना कहते हैं कि तू भैंस के देख, हम मतलब घास वगैरह काट लेते हैं। तो भैंस के देखने के बजाय उसका जो है ना वो भैंस को बहुत मार देता है। अब मार देता है तो उसको माँ का दया आता है, क्योंकि अगर गरीब के घर में एक जानवर है तो वो जानवर न रह करके उसके घर का एक मेंबर्स बन जाता है, एक उसके घर के क्या होता है, परिवार का एक सदस्य बन जाता है। तो इसी प्रकार से उसकी माँ देखता है कि बड़ी दुर्बलता के साथ क्या किया है जो ये मदन है, ठीक है। हाँ, बहादुर कहानी में इसका क्या नाम है आप लोग कमेंट बताइएगा, क्योंकि अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो देखिए ये जो है ना वो क्या करता है, बहादुर बहुत मारता है, इसका नाम बहादुर है। बहादुर जो है ना भैंस को बहुत मारता है। फिर इसकी माँ उठती है और इसको बहुत, बहादुर के बहुत भयंकर वाला कुटाई लग जाता है। अब भयंकर वाला कुटाई लग जाता है तो बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, वो क्या करता है, वो भाग जाता है, ठीक है, वो भाग जाता है और भाग करके एक अमीर के घर में चले जाते हैं। अमीर के घर में नौकर का जरूरत होता है, तो वहां पर जाता है, रहता होता है। बाद में इसको पैसा का चोरी का आरोप लगा देता है। जो लेखक के घर का कुछ लोग होते हैं वो इसके पैसा के चोरी का आरोप लगा देता है, फिर वहां से भाग आता है। तो यही इस कहानी में चर्चा किया गया है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना उस समय हम सारा इमेज के साथ आपको बताएंगे, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। और पिछले साल भी जब हम पढ़ाए थे ना तो बहुत बच्चा सबको मजा आया था, बहुत ज्यादा मजा आया था। तो इस बार भी आपको आएगा, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हम सारे चैप्टर को जो है ना एकदम इंजॉयमेंट के साथ पढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इंजॉयमेंट के साथ हम पढ़ा देते हैं, तो कोई बच्चे सबका दिक्कत नहीं होता है।
चलिए अगर लोग यहाँ पर चैप्टर आ जाएंगे, आगे वाला चैप्टर यहाँ पे है। देखिए, जीत जीत में निखरत हूँ। अब जीत जीत में निखरत हूँ क्या है ना, एक प्रकार की कहानी कह सकते हैं जो पंडित बिरजू महाराज के है। पंडित बिरजू महाराज बहुत गरीब हुआ करते थे और ये हर जगह पर जाकर के अपना नाचते थे, ठीक है, नाचते थे, डांस प्रोग्राम करते थे। और ये अपनी जो है ना, इसकी जब नाचते थे, ठीक है, जब पंडित बिरजू महाराज नाचते थे तो वो अपने माँ को जज के समान कहते थे कि देखो माँ, हम किस प्रकार से नाच रहे हैं, तुम बताओ हम, और जहां जहां हम गड़बड़ करेंगे वो बताना। तो कह सकते हैं एग्जाम में आते हैं कि पंडित बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते हैं? जो अपना जज होता है ना, जज मतलब क्या होता है? जो आपको सारे एक्टिविटी को बताए, जो सारे एक्टिविटी को बताए कि हाँ ये आप किए हैं, यहाँ पर गड़बड़ है, वहां पे गड़बड़ है, उसे जज कहते हैं। तो जब पंडित बिरजू महाराज नाचते थे तो उस समय, भूलिएगा मत, हम सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं, उसके अंदर जो कहानी है हम थोड़ा थोड़ा आपको समझाते चल रहे हैं, ठीक है, तभी मजा आएगा। नहीं तो आप सीधे चैप्टर के नाम रहिएगा तो बोर पर आ जाइएगा, भूल जाइएगा, फोरगेट, ठीक ना, यू माइंडेड फोरगेट, सो इसलिए आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जज का मानते हैं। एक दिन का बात है, इसके पिताजी का देहांत हो जाता है और इसको पिताजी को 13वीं करने के लिए ना इसके पास पैसे नहीं होते। जो 13वीं होता है ना उसको करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो है ना इसके पिताजी एक तरफ इसके पिताजी को 13वीं करना है और दूसरी तरफ जो है ना ये नाच रहे होते हैं। सोचिए एक पुत्र के लिए इससे बड़ा दुखद समय कब होगा, जब पिता का देहांत हो जाए और एक पुत्र एक तरफ नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी पैसे से इनको पिताजी को 13वीं करना है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, है ना। अब जिसका जो काम हो तो करेगा ही, है ना। तो इस तरीके क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मछली है, जिसको लिखा है कौन, विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी का हम अभी बताए ना, तो अभी भी आप नोवेल्स पढ़िएगा, उपन्यास पढ़िएगा, ठीक है, उपन्यास आप जरूर पढ़िएगा। जब बड़े हो जाइएगा तो नोवेल्स, बड़े क्या, आप जैसे 10th वगैरह कर लीजिएगा, 12th वगैरह, अगर आपके पास खाली समय हो तो ये नोवेल्स वगैरह, उपन्यास वगैरह जरूर पढ़िएगा, इनका बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं। मछली कहानी भी लिखे हुए हैं। तो इसमें जो है ना क्या करते हैं ना, एक बच्चे को जिद्दता को बताते हैं, किस प्रकार से बच्चे में उत्सुकता होता है किसी चीज को लेकर के। बच्चे जानते हैं कि अगर मछली को हम कुआं में डाल देंगे ना तो मछली इतना बड़ा से बड़ा हो जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बच्चे सोचते हैं। बात होता है कि अपने पिताजी के साथ बाजार में मछली किनने जाते हैं, नाम है संतू, ठीक है, तो जाते हैं तो उसके पिताजी जिंदा मछली कीनते हैं। अब जिंदा मछली कीनते हैं तो बच्चा सोचता है कि घर पर ले जाकर के इससे खेलेंगे, है ना। तो दौड़ते दौड़ते आता है, रास्ते में बारिश हो जाता है। अब बारिश हो जाता है तो बच्चा सोचता है क्या कि मछली को बिना पानी के रखेंगे ना तो मर जाएगा। अब जैसे छत वगैरह होता है ना, छत से क्या होता है, पानी चूते रहता है, पानी गिरते रहता है, जो छत पे जमा होता है वो पाइप द्वारा गिरता है। तो उसमें जो है ना संतु अपना झोला को फैला करके पानी उसमें उड़ेलना लगता है, ताकि पानी आ जाएगा ना तो जिंदा हो जाएगा। अब ये घर पर लेकर के जाता है मछली को, और जो नाली होता है घर में, जो नहाने वाला घर पे होते हैं रूम, उसमें नाली होता है, तो उस नाली से एक मछली वो लोग का जो है ना चले जाते हैं, गड्ढे में चले जाते हैं। तो वो लोग पूरा कीचड़ में ढूंढते हैं, नहीं मिलता है मछली। अब 3 मछली टोटल कीनते हैं उसके पिताजी, एक मछली तो खो गया नाली में, 2 मछली बचता है, तो एक मछली को जो है ना वो लोग ले जाकर के कुआं में डाल देते हैं, और इस प्रकार से कहानी रहते हैं। लास्ट हम लोग का है जो कि गद्य खंड के तरफ से आते हैं। गद्य खंड मतलब स्टोरी तरफ के, ठीक है, स्टोरी तरफ के आते हैं। पोएट्री के तरफ से तो भी हम बताएंगे आपको। देखिए शिक्षा और संस्कृति, इसमें महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का सही महत्व को बताया है कि शिक्षा का मतलब पढ़ लिख कर नौकरी लेना ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है एक अच्छे समाज को सुधारना, एक अच्छे समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचाना, सभी लोगों को शिक्षा के बारे में बताना। तो ये चीज होते हैं शिक्षा का महत्व। क्योंकि आजकल के युवा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर हम पढ़ लिख करके क्या किए हैं, अगर हम पढ़ लिख करके नहीं लिए हैं नौकरी, ठीक है, अगर हम पढ़ लिख करके नहीं लिए हैं जॉब, तो हमारे लिए शिक्षा क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। व्यर्थ नहीं हुआ, आप समाज के अभी भी सुधार सकते हैं किसी भी तौर पे। अब ये हमारे रहे हैं टोटल चैप्टर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना भी चैप्टर बताएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम नहीं करते हैं यूज, व्हाट्सएप पर भी हम डाल देंगे, तो व्हाट्सएप से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों चीज। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या भैया, हाँ अब हम आपको बताते हैं जो पोएट्री तरफ से हम लोग का है। पोएट्री मतलब क्या होते हैं, काव्य खंड, गद्य खंड कहते हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग चीज रहता है, जैसे एकांकी हो गया, आलोचना हो गया, ठीक है, कविता, कहानी हो गया, निबंध हो गया, व्यक्तित्व हो गया। तो ये सब चीजें रहते हैं ना सारे, या फिर आपके भाषण हो गए, तो सारे रहते हैं गद्य खंड के तरफ से। अब पोएट्री के तरफ से, पद खंड के तरफ से आपके कविता सिर्फ आते हैं, ठीक है।
तो देखिए एक गुरु नानक जी है, गुरु नानक जी का इमेज है। गुरु नानक जी लिखे हैं राम नाम बिने बिरथे जागी जन्मा। इसमें बताया है कि राम के बिना जो है ना संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। जो हमने पढ़ा है सही बिल्कुल पढ़ा है, राम के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। और यहीं पर लिखे हैं रसखान जी लिखे हैं प्रेम आयनी श्री राधिका। ठीक है, प्रेम आयनी, इसमें राधा और कृष्ण को व्यक्तित्व के बारे में बताए गए हैं, महत्व के बारे में बताए गए हैं, और किस तरीके से कोई भी व्यक्ति के अगर मन में छल कपट और किसी भी प्रकार के है या फिर किसी तरीके का दुख दुविधा है तो हम राम का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। राम के नाम से सब कुछ दूर हो जाता है, इसमें बताए गए हैं चीज। आगे हम लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाएंगे, वो क्या है भैया, प्रेम घन यानी स्वदेशी कविता। अगर हम लोग हर चीज विदेश से किन्ना छोड़ करके अगर स्वदेशी पर अपना ले तो हमारा देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा देश का सामान महंगा रहता है और विदेश का सामान सस्ता रहता है, इसलिए हम लोग विदेशी चाह के भी नहीं छोड़ सकते। बाकी इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लैप्स नहीं कर रहे। नेक्स्ट है भारत माता, सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। भारत माता के अंतर्गत हमारी सारे भूमि आकाश तल जल सब कुछ आते हैं, और किस तरीके से एक माता अपने पुत्र को रक्षा करते हैं और पुत्र अपनी माँ बाप को रक्षा करते हैं, इस चीज के बारे में बताया गया कि हमारे भारत माता जो है हमें अन्न देती है, हमें हर चीज देती है। तो हमें भी क्या रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि हमारी भारत माँ जब सब कुछ दे रही तो हमें भी रक्षा अपने भारत माँ को करना चाहिए, चाहे शहीद होकर करे चाहे किसी भी प्रकार से करे। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग का आगे यहाँ पर आते हैं। आगे क्या आते हैं भैया, तो यहाँ पर जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म में जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। रामधारी सिंह के दिनकर जी का जो कलम है ना उसमें एकदम आग रहता है। जो भी आप रामधारी सिंह के देखिएगा, कविता देखिए, कहानी देखिए या किसी भी प्रकार के नॉवेल्स देखिए, उनके कलम में हमेशा आग दिखिएगा, क्योंकि वो जो है ना एकदम मुंह पर एक अभी का नहीं देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो डायरेक्टली मुंह पर आपको बोल देगा, चाहे जो भी हो वो आपके डायरेक्टली मुंह पर सुनाकर चले जाएगा। उसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी थे, डायरेक्ट मुंह पर बोलेंगे, चाहे भाई साहब तुम्हें सही लगे गलत लगे लेकिन हम बोलेंगे। तो यही पर है, जनतंत्र के जन्म में कहता है कि अगर नेता होकर के तुम जनता के बीच में नहीं आते हो, जनता के बीच का प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते हो और सिंहासन पर बैठे राजा महसूस कर रहे हो, तो याद रखो एक दिन वही जनता तुम्हें खाली करवाएगा सिंहासन। कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आगे हम लोग कहते हैं क्या है, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण जी लिखे हुए हैं। अब इसमें बताया गया है कि हम लोग जैसे एक पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ को उगने में वर्षों लग जाता है, सालों लग जाता है अगर उस पेड़ को मोटा और छायादार बनना है तो, लेकिन काटने में 5 से 10 मिनट लगता है और हम लोग उस पेड़ को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं। एक पेड़ के अंदर किस प्रकार से जब कुंवर नारायण जी जाते हैं, लेखक के घर एक व्यक्ति जाते हैं और देखते हैं कि घर के आगे एक बूढ़ा वृक्ष है, उसकी जो पेड़ का छाल होता है ना, छाला, वो एकदम फट चुका है बूढ़ा चौकीदार की तरह, और फिर भी वो तैनात है एकदम सिंगातान के घर के सामने की रक्षा करेंगे, दुश्मनों से छाया देंगे अपने जो लगाए हुए हैं और जिसका घर है वो। तो इस तरीके से वृक्ष जो है ना हमें जन्म से लेकर के, जन्म जब हम लोग लेते हैं फिर भी पालना के जो झूला होता है, वृक्ष का झूला होता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, झूलते हैं, और मर जाते हैं फिर भी हम लोग को लकड़ी से ही जलाया जाता है। तो एक पेड़ जो है ना हमें क्या करते हैं, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक सहारा देते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो लकड़ी देते हैं सहारा के लिए, है ना। तो A to Z नाव देते हैं, हर एक चीज हम लोग वृक्ष से ही प्राप्त करते हैं, फल देते हैं, हवा देते हैं, ऑक्सीजन, तो सारे चीज हम लोग वृक्ष से प्राप्त करते हैं। अक्षर ज्ञान जो कि अनामिका लिखे हुए हैं, जब बच्चे क ख ग घ सीखते हैं ना तो उससे किस तरीके से एक माँ उसको रिलेट कर करके पढ़ाती है, इस चीज को बताया गया है कि माँ हमारी पहली लाइफ का गुरु होता है। चाहे अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे रहे, कुछ भी रहे, लेकिन जो हमारी माँ होती है वो पहली गुरु होती है हमारे लाइफ का, उसके बाद ही कोई गुरु आता है। तो अनामिका जो अक्षर ज्ञान लिखे, बहुत प्यारा सा कविता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भैया हम लोग काव्यखंड के तरफ से भी जान लिए, पदखंड के तरफ से भी जान लिए, सॉरी गद्यखंड और पदखंड दोनों के तरफ से जान लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप SST का देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में SST लिख दीजिएगा, हम लिंक सभी को भेज देंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। और बाकी इंस्टा वगैरह यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जरूर फॉलो कीजिए, या फिर हम आपको नाम बता दे रहे हैं। नाम क्या है भैया, तो इंस्टा का नाम है EXAAM exam.x,
ये सर्च कीजिएगा, आप वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी प्रीतम भैया तो मिलते ही रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएंगे एसएसटी में, आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एसएसटी लिख दीजिएगा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।